नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए बीजेपी के काम को गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने हर कार्यकाल में मध्य प्रदेश को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है और इसलिए यहाँ के युवाओं ने बीजेपी का सुशासन देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का भ्रष्टाचार। कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढर्रे और पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया है और आज भी यही कर रहे हैं। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है।
कभी अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजभर अब अखिलेश के खिलाफ ही सबसे ज्यादा हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने से इतना खफा है राजभर कि उन्होंने अखिलेश के पिता यानी मुलायम सिंह यादव के बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा। देखिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ जी ने माफी मांगी कि हमारे नेता की तरफ से एक गलत बयानबाजी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। तो जब माफी मांग लिया तो फिर अब आगे सवाल क्या बचता है? फांसी तो दिया नहीं जा सकता। अच्छा, एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड, तो एक देश एक चुनाव भी होना चाहिए। बिना मतलब को रुपया खर्चा हो रहा है देश करना। एक देश और एक वेतन भी तो होना चाहिए। नहीं, इसके पक्ष में हम नहीं है। अब चपरासी के और डीएम, दरोगा, एक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कैसे संभव है? राजभर जी किसी के नहीं है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा है। देखिए, पहले शुरुआत तो हुई, कम से कम एक कानून बना 33% रिजर्वेशन। अब उसमें डिमांड हो रही है कि भाई जो पंचायत चुनाव में जिस तरह 33% रिजर्वेशन लागू है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबको लागू है। उसी तरह की व्यवस्था उसमें बने। अब उसमें सर्वे होना है, जांच होनी है, तो उसमें हम लोगों का एनडीए में है। हम लोग अपनी बात अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं और कि जो गरीब कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। आज देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी हो गया, मंत्री हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण तो उसके लिए दिया था जो निचली पायदान पे है, उसको आरक्षण दे के ऊपर उठाने के लिए। अहिया जो है, जो आरक्षण पा गया वही आरक्षण का। वहीं संसद में दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। बिधूड़ी के बचाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बिधूड़ी का बचाव करते हुए कहा कि संसद में बिधूड़ी ने जो कहा उसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन जो हुआ उसके लिए दानिश अली ही जिम्मेदार हैं। वो संसद में सबसे रनिंग सांसद हैं, सभी मामलों में टिप्पणी करते रहते हैं। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे आज क्या कहेंगे? बाराबंकी स्टेडियम के अंतर्गत वाल्मीकि समाज के द्वारा और अन्य समाज के सहयोग से 22 साल से यहाँ पर क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है, और उस प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ के जो आयोजक हैं उन लोगों ने बुलाया था, उसी में हम आज आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ प्रतियोगिता हुई, आपने वादा किया है कि मोदी ट्रॉफी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांग हुई है? नहीं, मोदी ट्रॉफी के बारे में स्थानीय लोगों ने और हमारे एक गार्जियन स्वरूप है, उन्होंने उस बात को रखा है, तो हमने सहयोग का वचन दिया है। मैं खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में वैसे भी सहयोग करता रहता हूँ। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना चाहिए। अगर हमारे सहयोग से, एमपी साहब के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से
अगर होता है तो हमें खुशी होगी, उसमें दिक्कत क्या है। कल एक बात चली थी पार्लियामेंट के अंदर और विधूड़ी जी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आपत्तिजनक है और जिसको पूरे देश ने कंडम किया है और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हाउस में इस बात के लिए माफी मांगी है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि क्या नाम है एमपी साहब, दानिश अली जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। मैं 6 बार से इस लोकसभा का सांसद हूं और इस बार जितनी रनिंग कमेंट्री दानिश अली करते हैं उतना रनिंग कमेंट्री करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस अभय एस ओके और पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि धर्म के नाम पर एक बच्चे के साथ ऐसा होना बहुत गलत है। 24 अगस्त को खुब्बारपुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में शिक्षिका तृप्ति त्यागी ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से थप्पड़ मरवाया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो मामले की जांच की निगरानी के लिए 1 हफ्ते में किसी आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करें। वो आईपीएस अधिकारी ये भी देखे कि इस मामले में किन धाराओं को लगाए जाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की जांच पर रिपोर्ट दी जाए, साथ ही गवाहों को सुरक्षा भी दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार थप्पड़ खाने वाले बच्चे की दूसरे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था करे। घटना से बच्चे पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए उसकी और थप्पड़ मारने वाले बच्चे की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाई जाए। रायबरेली से सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां एरिया थाना क्षेत्र के रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर मलिक मऊ कॉलोनी के पास बने ओवरब्रिज पे अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा एक कार और ट्रैक्टर आपस में भिड़ गए थे। 5 लोग इसमें घायल हैं जी। जो कार चालक थे वो भाग गए हैं और घायलों को ले जाया गया है हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा एक कार और ट्रैक्टर आपस में भिड़ गए थे। 5 लोग इसमें घायल हैं जी। जो कार चालक थे वो भाग गए हैं और घायलों को ले जाया गया है हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा एक कार और ट्रैक्टर आपस में भिड़ गए थे। 5 लोग इसमें घायल हैं जी। जो कार चालक थे वो भाग गए हैं और घायलों को ले जाया गया है हॉस्पिटल। रायबरेली जिले में बेलगाम हुए अपराधी देर रात बेखौफ बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर कमरे में सो रहे नाबालिग बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुशम महुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अमनदीप नाम का युवक खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था, लेकिन देर रात लगभग 12 बजे अज्ञात बदमाश ने घर में बाउंड्री फांदकर कमरे में घुस कर सो रहे अमनदीप के गले पर चाकू से हमला बोल दिया। अचानक हमले में अमनदीप लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने बहादुरी दिखाते हुए हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार हो गया, लेकिन जल्दबाजी में चाकू वहीं छूट गया। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है और घायल अमनदीप को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। सर इसके घर में जाके बाउंड्री फांद के इसका चाकू से गला काटा और वो भाग गया। जिसने दौड़ाया लेकिन उसने पाया नहीं। तो पुलिस की सूचना हुई है?
हाँ, पुलिस की सूचना हुई है। ये हमारे घर आया, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर हॉस्पिटल आए महाराजगंज से फिर रेफ़र कर दिया रायबरेली को। और इनके घर के लोग कहाँ हैं? इनके घर के लोग, माँ बूढ़ी है और छोटा सा भाई, उसके बुखार था, वो दोनों घर पे हैं। हम दोस्त हैं इनके, और एक लोग और आए हमारे कितने साथ। हमलावर थे इनका? हाँ सर, मारने वाले कितने लोग थे? सर एक लोग थे सर। इसके घर में जाके बाउंड्री फांद के इसका चाकू से गला काटा और वो भाग गया, जिसने दौड़ा। वहीं मुरादाबाद के कुदरकी जितबाड़ा पुल से नदी में तीसरी की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने छलांग लगा दी। पिछले 3 दिनों से थाना कुदरकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में लड़की को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक छात्र का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना के बाद से छात्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद जिले में डेंगू से 5 मरीजों की जान चली गई है, जबकि 22 नए मरीज सामने आए हैं। मुरादाबाद के कुदरकी मैनाठेर क्षेत्र में डेंगू के संक्रमण और बुखार से माहौल अभी भी भयावह बना हुआ है। कई लोग बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। वहीं एक दिन में डेंगू से 5 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। वहीं हमीरपुर जिले में उस समय पुलिस सख्ते में आ गई जब वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से कई किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे के अवैध असलहा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामला उस समय का है जब बिमवावर थाने की पुलिस राठ रोड में चांदबीन के पास तिराहे में वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी समय लग्जरी गाड़ी को पुलिस की तरफ से रोका गया। सर्चिंग अभियान के दौरान 90 किलो गांजा कार से बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 लोगों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। 20/24 सितंबर की रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति द्वारा गाड़ी नंबर UP 78 CM 5253 टाटा एरिया से गांजा लेकर ये लोग उसको बेचने की फिराक में है, जिसकी सूचना पर बीमार पुलिस द्वारा लेते हुए गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी को रोककर उसकी जब तलाशी की गई तो उसमें लगभग 90 किलो गांजा बरामद किया गया है, बाजार में जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। और साथ में ही एक गाड़ी UP 78 CM 5253 टाटा एरिया जिससे गांजे को ले जाया जा रहा था, उसको भी पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्त में लिया गया है और 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर आज न्यायालय में रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 23/24 सितंबर की रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति तेलंगाना स्टेट और कानपुर देहात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए की कीमत का सोना भी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्त यूपी से लेकर तेलंगाना स्टेट तक ट्रेनों में अलग अलग यात्रियों के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए अभियुक्तों पर चोरी और छिनैती की करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराध नियंत्रण के लिए कानपुर देहात पुलिस को आज एक तेलंगाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से बड़ी सफलता मिली। तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों में उक्त अपराधियों द्वारा रेलवे कोच में ज्वेलरी की चोरी की जाती थी, साथ ही साथ वहां पर छीन के जाने की भी घटना कारित की जाती थी। तेलंगाना में इनमें वर्ष 2023 में लगभग 5 अभियोग पंजीकृत हैं। इसी क्रम में तेलंगाना पुलिस कानपुर देहात अपनी सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर यहाँ उसको इनपुट मिला और आई। इस क्रम में दोनों जगह की पुलिस ने प्रयास किया और आज दिन में 2:30 बजे रूड़ा तिराहे पर
थाना अकबरपुर में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है पवन सोनी जो रूड़ा का रहने वाला है और गोविंद जो वहीं हमीरपुर के विदोखर गांव में सीसी निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जहां सीसी निर्माण में डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक निधि से सीसी निर्माण का काम कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकारी बजट में गड़बड़झाला किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बुलंदशहर में युवती ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जटियाना का बताया जा रहा है, जहां प्रेम संबंध का परिजनों ने विरोध किया तो युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में वीआईपी दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते रविवार को हुई भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जितेश शर्मा भी पहुंचे, जहां उन्हें नंदीहाल से भगवान महाकाल का विशेष दर्शन पूजन किया। बता दें कि इंदौर में ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच होने जा रहा है, जिससे पहले जितेश शर्मा ने दर्शन कर भारतीय टीम की जीत के लिए कामना की। महाकाल मंदिर के पुजारी ओम गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में ऑस्ट्रेलिया और भारत का रोमांचक मैच होने जा रहा है, जिससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जितेश शर्मा ने भारतीय टीम की जीत के लिए बाबा महाकाल की भस्म आरती में विशेष पूजन अर्चन कर दर्शन का लाभ लिया। बाबा महाकाल का नंदी हॉल से पूजन अर्चन करने के बाद क्रिकेट जितेश शर्मा ने अमर उजाला से बातचीत की।